नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंपली सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे हम सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं और जो भी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हो आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा। और जिस भी कमेंट्स पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा कमेंट्स आ गए तो सब कर पाना फिजिबल नहीं होता है, तो जिस पे ज़्यादा लाइक्स आ जाएंगे वो टॉपिक पे अगली वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आपको दिक्कत कर रहे हो आप उसको कमेंट बॉक्स में सिंपली लिख देंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों का रिस्पांस ठीक रहा तो आप लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। सबके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एल्कलिनिटी। क्या है? एल्कलिनिटी। ठीक है, कहाँ से आता है ये? जो हम पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, इसमें जब हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़ते हैं तब वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, जैसे फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, तो जब हम केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़ते हैं तो उसी में एक पार्ट होता है एल्कलिनिटी। केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, तो उसी में आता है एक पार्ट एल्कलिनिटी। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, और आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो आपको इस पर मिलती नहीं है, बड़ा दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में आपको पूरा एल्कलिनिटी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एल्कलिनिटी होती क्या है। किसी वाटर सैंपल में सबसे पहले देखते हैं एल्कलिनिटी क्या होती है। आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, अगर कोई सैंपल है, कोई वाटर सैंपल है, अगर उसका पीएच न्यूट्रल है तो उसकी वैल्यू क्या होती थी? लगभग 7 के आसपास। ठीक, और जैसे ही इसकी वैल्यू कम करते जाएं हम 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक, और तो जैसे इसकी वैल्यू कम करते जाएंगे तो हम किस रीजन में बढ़ते हैं? एसिडिक रीजन में। किस रीजन में? एसिडिक रीजन में। मतलब अगर पीएच वैल्यू कम करते जाएंगे तो हमारा जो सैंपल रहेगा वो एसिडिक होता जाएगा, और जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे हम, कहाँ तक जाती है पीएच स्केल? 14 तक। तो जब हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो हम किस तरफ जाते हैं? बेसिक नेचर की तरफ, बेसिक या फिर एल्कलाइन नेचर। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया एल्कलाइन नेचर। अब एल्कलिनिटी क्या है? किसी वाटर सैंपल की जो एल्कलिनिटी है वो उसकी एबिलिटी है कि अगर उसमें हम एसिड डालें, कोई एसिड अगर उस सैंपल में डालें तो कितना वॉल्यूम ऑफ एसिड ये क्या कर सकता है? न्यूट्रलाइज कर सकता है। कितना वॉल्यूम ऑफ एसिड ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसी एबिलिटी को क्या कहते हैं हम? एल्कलिनिटी। ठीक है, या फिर दूसरे टर्म में कहा जाए कि ऐसे आयंस वाटर सैंपल में प्रेजेंट हो जो न्यूट्रलाइज करें किसको? H+ आयन को, हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करने वाले जितने आयन एक वाटर सैंपल में प्रेजेंट हो उसी को हम क्या कहते हैं? एल्कलिनिटी ऑफ दैट वाटर सैंपल। ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशन हो गई। 2 तरीके हम इसको समझ सकते हैं कि किसी वाटर सैंपल की क्षमता कि वो कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एल्कलिनिटी ऑफ दैट सैंपल। ठीक, अब H+ आयन जितना मौजूद रहेगा किसी वाटर सैंपल में उतना ही एसिडिक सैंपल वो रहेगा। ठीक है, एसिडिक सैंपल रहेगा उतना। और अगर OH- ज्यादा प्रेजेंट रहेगा तो एल्कलिनिटी रहेगी ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि एल्कलिनिटी आती किस वजह से, किन किन कारणों से एल्कलिनिटी वाटर सैंपल्स में आती है। तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, मेजर और माइनर। मेजर में क्या है?
एक तो बात हुई OH माइनस अगर प्रेजेंट रहेगा तो वाटर सैंपल अल्कलाइन रहेगा, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉस्टिक अल्कलिनिटी, ठीक है। दूसरा होता है CO3 2 माइनस, ठीक है, CO3 2 माइनस अगर ये प्रेजेंट है तो इसकी वजह से जो अल्कलिनिटी रहेगी उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट अल्कलिनिटी। वैसे ही अगर HCO3 माइनस प्रेजेंट है वाटर सैंपल में तो उसकी वजह से जो अल्कलिनिटी रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी, ठीक है। तो ये तीन अल्कलिनिटी जो है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से अल्कलिनिटी आ रही है। इसी को, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को हम आगे फर्दर अपनी क्लास में पढ़ेंगे, इसी पे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक। दूसरा माइनर्स में है, जैसे है HS माइनस, HPO4 माइनस, तो ये सब क्या है, माइनर कारण है जिसकी वजह से अल्कलिनिटी आती है। ये इतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, इनकी वजह से जो इफेक्ट आता है अल्कलिनिटी का वो बहुत ही माइनर होता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। मेन हमारे लिए क्या है, मेजर ट्रिप कंसिस्टेंट्स है, मेजर अल्कलिनिटी जो जिनकी वजह से आ रही है उसको हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा उस पर प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। यही ज़्यादातर आपसे एग्जाम्स में पूछा भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अल्कलिनिटी वाटर में प्रेजेंट है तो उसको हम क्यों हमारे लिए जानना जरूरी है कि अल्कलिनिटी है, उसका कुछ दुष्परिणाम होगा, कुछ उसका फायदा होगा, तभी तो हम उसके बारे में इतना पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर कोई वाटर सैंपल है जिसमें अल्कलिनिटी प्रेजेंट है और उसको हमको पीने के लिए यूज़ करना है, खाना बनाने के लिए यूज़ करना है, तो उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अल्कलाइन वाटर में क्या होता है कि एक बिटर टेस्ट होता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होता है। तो इसलिए हमें अल्कलिनिटी, अगर वाटर सैंपल को हम कंज्यूम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये कारण है कि हम उसको नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा, अब वाटर क्या होता है, उसको सप्लाई करना रहता है, तो सप्लाई के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, पाइप्स यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, अल्कलाइन वाटर अगर किसी पाइप से सप्लाई किया जा रहा है तो इंक्रस्टेशन शुरू हो जाता है। क्या होता है इंक्रस्टेशन, एक तरह का डिपोजिशन होता है जो पाइप में चारों ओर ऐसे डिपॉजिट होता जाता है। एक समय आता है कि ये पूरा एक तरह से कम होता जाएगा, बहुत ही कम एरिया बचेगा वाटर को फ्लो होने के लिए, तो इफिशियंसी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। होता क्या है कि अगर वाटर में CO3 2 माइनस प्रेजेंट है अल्कलिनिटी, तो वो क्या करती है, कैल्शियम से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो एक तरह का प्रेसिपिटेट होता है, वही यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप होती है। और अगर एक ऐसा वाटर सैंपल इसमें से फ्लो कर रहा है जो अल्कलाइन होने की बजाय एसिडिक है, तो उसमें क्या होता है कि इंक्रस्टेशन नहीं होता है, जिस पाइप में, जिस मेटल में आप उसको सप्लाई कर रहे हैं उसका कोरोजन शुरू हो जाता है। अगर कोरोजिव मटेरियल है तो उसमें कोरोजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हाईली हो भी जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कारण जो इम्पैक्ट अल्कलिनिटी की वजह से हमारे लिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गई इम्पैक्ट की बात। अब बात करते हैं कि अगर वाटर सैंपल में एल्गाई प्रेजेंट है तो उसका क्या इफेक्ट होता है वाटर सैंपल पर। सबसे पहले आप ये केमिकल रिएक्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो आपको मिल रहा है H2CO3, ठीक है, एक तरह का एसिड होता है। उसके बाद यही एसिड फर्दर CO3 माइनस होगा, ठीक है, इसको ये ब्रेक डाउन हुआ SCO3 माइनस प्लस H प्लस आयंस में, ठीक। फिर ये SCO3 माइनस जो हमको मिला ये फर्दर ब्रेक होता है CO3 2 माइनस कार्बोनेट अल्कलिनिटी में और H प्लस में, ठीक है। फिर जो हमको CO3 2 माइनस मिला, ये वाटर में क्योंकि आया, अब ये वाटर से रिएक्ट करता है और बनाता क्या है, HCO3 माइनस प्लस OH माइनस। अब ये रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन बहुत ही वीक रिएक्शन होती हैं, ठीक है, और रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर नहीं रहा तो ये रिवर्स हो जाएगा, आपको इतना रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वाटर सैंपल में एल्गाई प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, वो SCO3 को एज अ फूड यूज करता है, ये उसको क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है। तो जब वो उसको कंज्यूम करने लगता है तो ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाती है और ये प्रोसीड कर जाती है और वाटर में OH माइनस का प्रेजेंस बढ़ने लगता है। और OH माइनस से क्या होता है, कॉस्टिक अल्कलिनिटी सैंपल की, वाटर सैंपल की बढ़ने लगती है, ठीक है। तो ये एल्गाई का प्रेजेंस अगर किसी वाटर सैंपल में है तो आप बिना किसी टेस्ट के भी बोल सकते हैं कि उसका pH वैल्यू जो होगी लगभग 8 to 10 के आसपास होगी, ठीक है। कितनी होगी, 8 to 10 के आसपास होगी।
अब लिखा गया है कि अल्कलिनिटी इन वाटर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एनॉयंस विच मे बी ऑफ मिनरल ओरिजिन और मे बी कम फ्रॉम डिजॉल्व गैसेस और मे बी एडेड ड्यू टू माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसी वजह से ये रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं, ठीक है। द लास्ट रिएक्शन इज वेरी वीक, जो लास्ट रिएक्शन है बहुत वीक होता है, बट कंजम्पशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, जो बाइकार्बोनेट आयन हमको मिल रहा है इसका कंजम्पशन हो जाता है किसके द्वारा, अल्गाई द्वारा, ठीक है। तो प्रेजेंट इन द वाटर डिराइव्स द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसकी वजह से क्या है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिराइव हो जाती है, ठीक है। विच लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, जिसकी वजह से कॉस्टिक अल्कलिनिटी बढ़ती चली जाती है, thereby increasing the alkalinity of water, hence algae is present in water become alkaline। pH वैल्यू लगभग 8 to 10 के आसपास पहुंच ही जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हुई एल्गाई की प्रेजेंस अगर वाटर में है, ठीक है। अब बात आती है मेजरमेंट की, अल्कलिनिटी जो हम पढ़ रहे हैं उसके मेजरमेंट की बात आती है। तो उसको मेजरमेंट से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको हम समझ लेते हैं कि अल्कलिनिटी अगर वाटर सैंपल में प्रेजेंट है तो उसको हम अगर मेजर करके बता रहे हैं तो उसको हम कैसे बताते हैं, किस यूनिट में, कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 के यूनिट में। जैसे आपको फोर्स कोई बताना हो तो फोर्स क्या करते हैं, न्यूटन, इतना न्यूटन फोर्स। वैसे ही अल्कलिनिटी बतानी है तो इतने अल्कलिनिटी ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 SCaCO3। अब ये क्या है, अभी इसको समझते हैं इसको, अभी मतलब घबराइए नहीं, क्या है कहाँ से आ गया पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान सी चीज़ है। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कोई एलिमेंट या फिर कंपाउंड है, उसका अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा किसी अदर एलिमेंट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से, तो अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसी चीज का दूसरे 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी हमको क्या मिलेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट। मतलब किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट लें, उसको किसी अदर एलिमेंट या कंपाउंड से का 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट कराएं तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, उसका भी वो भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही मिलता है, ठीक है। अब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ये सब क्या है, ये भी अभी आराम से समझते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर। मतलब किसी एक सब्सटेंस का, मॉलिक्यूल का, एलिमेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो किसी अदर एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर ही होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपको खाली अभी याद रखिए, फिर इसको आगे अच्छे से समझते हैं। अब जो ये ग्राम इक्विवेलेंट आ रहा है ये होता क्या है, ये इक्विवेलेंट वेट होता है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इसी को हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट कह रहे हैं या फिर इक्विवेलेंट वेट आप कहिए। तो ये होता क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। कोई एलिमेंट या मॉलिक्यूल है तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको उसके वैलेंसीज डिवाइड कर देंगे तो जो हमको आंसर मिलेगा उसी को हम क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट या फिर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इक्विवेलेंट वेट पता है, अब ये आपको प्रॉब्लम कोई न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं तो उसमें आपको दिया है, मान लीजिए CaCO3 की ही बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर देखें, मान लीजिए CaCO3 की बात कर रहे हैं हम, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे पहले हम क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट या फिर ग्राम इक्विवेलेंट। तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए क्या करेंगे हम, जैसे हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इन सबका एटॉमिक वेट जितने मात्रा में मौजूद हैं उस हिसाब से सबका सम कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। अब कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3, ऑक्सीजन का 16, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एलिमेंट मौजूद हैं तो इंटू 3, ठीक है।
अब इसको जब ऐड करेंगे तो कैल्शियम 1 है 40, कार्बन 12 है, कार्बन 1 है तो 12, और ऑक्सीजन 3 है तो 16 इंटू 3 48। ठीक, सबको ऐड करेंगे तो हमको कितना मिल गया 100। इसका ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो गया 100, उसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब वैलेंसी क्या होती है, Ca की बात करें जैसे तो 2 प्लस और CO3 2 माइनस, तो इसकी वैलेंसी जो आती है वो 2 आती है। ठीक, तो अगर आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना था, मॉलिक्यूलर वेट आया 100 और वैलेंसी है 2, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया 50। ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट वेट 50 हो गया। अगर अब इसके बाद अगर आपको निकालना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हैं, अगर कोई वेट आपको दिया है, मान लीजिए 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको गिवन है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हैं इसमें, तो क्या करेंगे हम, जो गिवन वेट रहेगा कितना 200 ग्राम मान लीजिए आपको दिया है गिवन वेट, उसको हम डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट वेट से, तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना आया 50। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आया 4 नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट मौजूद हैं इस वेट में, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट निकाला, उसके बाद इसकी वैलेंसी से उसको डिवाइड किया तो हमको मिल गया इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर इक्विवेलेंट वेट या फिर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत हो, कहीं कहीं अलग मिल जाता, प्रॉब्लम्स में ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, अगर ऐसे ही बात करें OH माइनस CO3 2 माइनस HCO3 माइनस की, तो ऐसे ही हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब OH माइनस की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 एंड हाइड्रोजन का 1, तो 16 प्लस 1 17, ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, ये हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ही ये क्या था, कॉस्टिक एल्कनिटी था। अब हम बात कर रहे हैं कार्बोनेट एल्कनिटी की, तो इसमें C कार्बन है तो हमने लिखा कार्बन का एटॉमिक वेट 12, फिर 3 एलिमेंट ऑक्सीजन के हैं तो 16 इंटू 3। ठीक है, विच इज 48, तो टोटल कितना हो गया 60। ठीक है, ये हो गया कार्बोनेट के लिए। बाइकार्बोनेट की बात करें तो हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, क्योंकि 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, पूरा ऐड करेंगे तो कितना आएगा 61। ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। अभी इसको हम क्या करेंगे, वैलेंसी डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाए, ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, टू चेंज एनी मॉलिक्यूल्स इक्विवेलेंट वेट एज ऑफ CaCO3 हमको क्या करना रहेगा। अगर जैसे हमने अभी बताया आपको कि एल्कनिटी जो हम जब प्रेजेंट करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इतनी एल्कनिटी ग्राम इक्विवेलेंट एज CaCO3, तो हम किसी भी एलिमेंट का उसका हमको ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे CaCO3 के टर्म में। ये क्यों करते हैं, यूनिवर्सल करने के लिए कि एक यूनिट रहे, सबका अलग अलग ना रहे, जिससे कंफ्यूजन ना हो लोगों को। ठीक है, इसलिए एक यूनिवर्सल यूनिट बना दी गई है। ठीक है, तो जैसे CO3 की बात करें, हम CO3 2 माइनस की बात करें, लिखा है, मान लीजिए एक एग्जांपल है, फॉर 210 ग्राम ऑफ CO3 2 माइनस, तो इसकी एल्कनिटी क्या होगी CaCO3 के टर्म में। सबसे पहले हमको CO3 2 माइनस का ग्राम इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है। CO3 2 माइनस की वैलेंसी क्या है 2 है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था 60। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था 60 आया था, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, या फिर इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। ठीक है, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो गया 30। ठीक है, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमें पता, और कितना ये अमाउंट इसका दिया है, कितना वॉल्यूम 210 ग्राम, तो हम क्या करेंगे
अब इसको हम चेंज कर रहे हैं CaCO3 के टर्म में, क्योंकि हम इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए। तो क्या करेंगे, जो वेट हमको दिया रहेगा उसको हम CO3 2 माइनस के ग्राम इक्विवेलेंट से डिवाइड करके और Ca जिसके टर्म हमको निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस कौन है वो, CaCO3। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसका दिया है उससे हम डिवाइड कर दिए और जिसमें निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही किसी और एलिमेंट का निकालना हो तो उसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दीजिएगा और CaCO3 के ग्राम इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 माइनस एज CaCO3। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 350। ठीक है, 350 ग्राम। अब एक एग्जांपल देखते हैं। क्या कह रहा है कि इफ अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेन्स 210 ग्राम ऑफ कार्बोनेट अल्कनिटी, कार्बोनेट मतलब CO3 2 माइनस, ठीक, 122 ग्राम ऑफ बाइकार्बोनेट अल्कनिटी, बाइकार्बोनेट क्या था, HCO3 माइनस, ठीक, एंड 68 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड अल्कनिटी विच इज OH माइनस। ठीक, फाइंड द अल्कनिटी ऑफ वाटर एज इन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में इसकी अल्कनिटी निकालिए। क्योंकि अल्कनिटी निकालना है तो वो हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 के टर्म में निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो तीनों अल्कनिटी दी है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में। ठीक है, अब जैसे बात करें ये CO3 2 माइनस का हमने अभी कैलकुलेट किया, जो मिला 350 ग्राम। ठीक है, बाइकार्बोनेट की बात करें तो इसका वेट कितना दिया है, 122 ग्राम। इसको हम डिवाइड कर दिए किससे, इसके इक्विवेलेंट वेट से। क्योंकि SCO3 माइनस का जो मॉलिक्यूलर वेट आया था 61 आया था, उसको हम वैलेंसी से डिवाइड करेंगे। कितनी वैलेंसी इसकी, 1 है। तो 61 को जब 1 से डिवाइड किया तो हमको 61 मिला। उससे हम डिवाइड किए और 50 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको चेंज करने के लिए CaCO3 के टर्म में। तो हमको कितना मिला, 100 ग्राम। ऐसे ही अगर OH माइनस की बात करें, इसका वेट दिया 68 ग्राम, वो लिखा हमने। फिर इसको हमने डिवाइड किया 17 से। इसके मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 17। क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 17 मिलेगा। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट हुआ 17। तो हमने 17 से डिवाइड किया और 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला अल्कनिटी ड्यू टू OH माइनस कितना, 200 ग्राम। फिर क्या करें, हमने तीनों ऐड कर दिया, तीनों को ऐड कर दिया तो मिला 650 ग्राम ऑफ अल्कनिटी एज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। ठीक, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, इस तरह आपको सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक अल्कनिटी टाइट्रेशन कर्व की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेगा। बहुत ही आसान है, लेकिन नहीं समझे रहते हैं तो देख के मतलब बड़ा वो लगता है कि क्या है, क्या क्या पूछ लिया है, कहाँ से आ रहा है। लेकिन इतना आसान होता है, एक बार समझ लेंगे तो दोबारा कभी भूलेगा नहीं। अब जैसे हो क्या रहा है कि अल्कनिटी हम टेस्ट कर रहे हैं। अल्कनिटी टेस्ट कैसे करते हैं, अल्कनिटी हम टेस्ट कैसे करते हैं, जब आप 11-12 में रहे होंगे तो आपने ये टेस्ट परफॉर्म किया होगा, जिसमें आप एक ब्यूरेट लेते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं, ऊपर से कुछ ड्रॉप गिराते हैं, फिर पिंक कलर का आप बनाने की कोशिश किए होंगे। तो वही एक्सपेरिमेंट हम अल्कनिटी निकालने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, अब जैसे जो सैंपल, जिस सैंपल का हमको अल्कनिटी निकालना है उसको हमने कहाँ रख लिया, फ्लास्क में। ठीक है, अब हमको पता है कि इसमें अल्कनिटी प्रेजेंट है, उसको हमको निकालना है कितनी प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, इस ब्यूरेट में हमने क्या फिल कर लिया, एसिड फिल कर लिया। अब अल्कनिटी होती क्या है कि उसकी एबिलिटी होती है कि वो एसिड को क्या करे, न्यूट्रलाइज करे। तो हम इसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को इसमें गिराएंगे वाटर सैंपल में। कितना एसिड हम इसमें गिराएंगे कि इसकी अल्कनिटी खत्म हो जाए। वो खत्म कैसे हो रही है, वो जो एसिड गिर रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने में खत्म हो रहा है। तो एक समय आएगा कि ये वाटर सैंपल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, अल्कलाइन से न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एसिड ड्रॉप करेंगे तो धीरे धीरे वो एसिडिक होता चला जाएगा।
तो ये सब हमको पता कैसे चलेगा, वो सब अभी हम देखते हैं। अब जैसे अब जब ये एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको एक ग्राफ मिलता है कि हमने कितना एसिड इसमें ड्रॉप किया। तो अब इसमें क्या है, वॉल्यूम एसिड बढ़ता जा रहा है कि इतना गिरा है, इतना गिरा है, इतना गिरा है, मतलब यहाँ तक हम ले गए तो एसिड जो वाटर सैंपल था उसका पीएच कहाँ आ गया, 4.5 तक। ठीक, अगर यहाँ तक की बात करें तो 8.3 तक। अब ये सब वैल्यू क्यों आ रही है ये अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जब वाटर सैंपल लिया तो उसका पीएच कुछ 8.3 के ऊपर कहीं था। इस लाइन पे आप क्या देख रहे हैं, पीएच देख रहे हैं। पीएच धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जितना ज्यादा रहेगा उतना अल्कलाइन रहेगा, इसलिए ग्राफ ऊपर से शुरू हो रहा है कि हमारा वाटर सैंपल अल्कलाइन था, उसकी वैल्यू यहाँ पे थी। ठीक है, जैसे जैसे हम एसिड गिरा रहे हैं, इसका वॉल्यूम एसिड का बढ़ा रहे हैं सैंपल में, जितना हम गिराते चले जा रहे हैं उतना ही अल्कनिटी कम होती जा रही है। एक ग्राफ के इसमें ये ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, अब होता क्या, इसमें दो स्टेज बनते हैं। फर्स्ट स्टेज जो ये आपको दिख रहा है और ये सेकेंड स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज कहाँ कंप्लीट हो रहा है, 8.3 पर, जहां जब इस वाटर सैंपल का पीएच जो भी रहा, मान लीजिए 14 भी रहा हो, तो वहां से गिरते गिरते जब 8.3 पे आया तो एक स्टेज खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद जो दूसरा स्टेज है वो कहां से है, 8.3 से 4.5 के बीच ये। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो हम समझते हैं। अब होता क्या है कि तीन मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हमने पढ़े जिसकी वजह से अल्कनिटी आती है। क्या क्या, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और OH माइनस, कॉस्टिक अल्कनिटी। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनेट अल्कनिटी की। कार्बोनेट अल्कनिटी क्या होता है, CO3 2 माइनस, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो क्या मिलता है हमको, HCO3 माइनस। ठीक, मतलब हम अगर CO3 2 माइनस की वजह से जो अल्कनिटी है उसको जब हटाएंगे, जब CO3 2 माइनस हटेगा अपने स्थान से तो क्या छोड़ेगा, HCO3 माइनस, जो कि खुद भी एक अल्कनिटी है। क्या है ये, बाइकार्बोनेट अल्कनिटी है। अब होता क्या है कि फर्स्ट स्टेज में हम कह सकते हैं कि जो कार्बोनेट अल्कनिटी होती है CO3 2 माइनस, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि CO3 2 माइनस बन जाता है क्या, HCO3 2 माइनस, और HCO3 2 माइनस जो होता है वो न्यूट्रलाइज होता है इस रेंज में। 8.3 के बाद जब हम एसिड बढ़ाते हैं तब वो न्यूट्रलाइज होता है इस रेंज में। तो होता है क्या, वाटर सैंपल में HCO3 माइनस हो सकता है पहले से प्रेजेंट हो, तो जब हम एसिड बढ़ाते जाएंगे वाटर सैंपल में, तो यहाँ पे HCO3 जो वाटर सैंपल पहले से मौजूद था वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा। वो कब से न्यूट्रलाइज होगा, जब पीएच वैल्यू 8.3 पहुंच जाएगी, उसके बाद जब हम एसिड बढ़ाएंगे तो HCO3 माइनस न्यूट्रलाइज होना शुरू होगा। लेकिन CO3 2 माइनस तो यहाँ पे ही पूरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से जो HCO3 माइनस बन जाएगा, ये जितना अमाउंट ये डिजोल्व हुआ उतना ही क्या बना दिया, HCO3 माइनस, तो वो कहाँ पे होगा, वो होगा इस रेंज में न्यूट्रलाइज। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हाफ ऑफ कार्बोनेट अल्कनिटी न्यूट्रलाइज होगी इस रेंज में, जहां से भी शुरू हुआ 8.3 तक। आधी जो अल्कनिटी है कार्बोनेट की वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी इस रेंज में, और आधी जो आधी कार्बोनेट अल्कनिटी बची, जो कि हो गई है क्या, HCO3 चेंज होकर HCO3 बन गया है, वो इस रेंज में न्यूट्रलाइज होगी। तो ठीक, ये बात आपको समझ में आई कि आधी कार्बोनेट इसलिए कह रहे हैं कि कार्बोनेट तो यहां तक न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन अब वो बन गया बाइकार्बोनेट, वो न्यूट्रलाइज होगा इस रेंज में। ठीक है, तो हमने इसलिए कह दिया कि कार्बोनेट आधा यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बाकी बचा आधा जो बाइकार्बोनेट बन जाए वो इस रेंज में न्यूट्रलाइज होगा। लेकिन जो पहले से बाइकार्बोनेट था वो इससे इसके वाले बाइकार्बोनेट से अलग, आप उसको समझिए, वो न्यूट्रलाइज इस रेंज में होगा ही होगा। अब बचा क्या, बचा कॉस्टिक अल्कनिटी, वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाती है 8.3 pH तक। मतलब ऊपर से जब आप 8.3 pH तक पहुंचेंगे इस ग्राफ में तो OH माइनस, कॉस्टिक अल्कनिटी पूरी न्यूट्रलाइज हो चुकी होती है। ठीक है,
यही सब लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट टू बाइकार्बोनेट इज इसेंशियली कंप्लीट एट पीएच ऑफ 8.3। मतलब कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाएगा इसेंशियली किस पॉइंट पे, 8.3 पीएच पे, ठीक है। बट रिजल्टेंट बाइकार्बोनेट, जो रिजल्टेंट बाइकार्बोनेट हमको मिल रहा है, ऑल्सो रिक्वायर्स एसिड टू गेट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, उसको भी एसिड चाहिए पूरी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होने के लिए। हियर वी कैन से दैट द हाफ ऑफ कार्बोनेट अल्कनिटी इज न्यूट्रलाइज अप टू पीएच ऑफ 8.3। इसलिए हम कह सकते हैं कि 8.3 तक आधी कार्बोनेट अल्कनिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है। और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ OH माइनस कॉस्टिक अल्कनिटी इज ऑल्सो कंप्लीट्स एट अ पीएच वैल्यू ऑफ 8.3। तो 8.3 तक आपको याद रखना है कि कॉस्टिक अल्कनिटी पूरी और आधी अल्कनिटी कार्बोनेट की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाती है, ठीक। अब करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ऑफ एसिड विच इज यूज इज x ml और OH माइनस। अगर OH माइनस के लिए जो वॉल्यूम एसिड का रिक्वायर हो रहा है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको हम मान लीजिए x ml मान लिए, और आधा जो कार्बोनेट अल्कनिटी न्यूट्रलाइज हो रही है उसको हम y ml मान लिए, और x प्लस y को हम क्या कह दिए कि m ml ऑफ एसिड हमको रिक्वायरमेंट है, किस लिए कि OH माइनस पूरा और आधा कार्बोनेट अल्कनिटी न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो ये इतना ml हमको m ml एसिड हमको लगेगा, ये हमने माना, ठीक। अब बात करें एट pH 4.5 पे जब हम आते हैं, 4.5 8.3, ठीक। अब क्या होता है 4.5 तक SCO3 माइनस जो पहले से प्रेजेंट था, और साथ साथ जो हमको कार्बोनेट के न्यूट्रलाइजेशन की वजह से मिला, दोनों 4.5 तक कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि OH माइनस प्लस हाफ ऑफ कार्बोनेट अल्कनिटी इज न्यूट्रलाइज अप टू 8.3 एंड हाफ ऑफ कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट अल्कनिटी इज न्यूट्रलाइज फ्रॉम pH 8.3 to 4.5, ठीक है। और 4.5 pH की बात करें तो यहाँ तक आते आते सारी अल्कनिटी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और कॉस्टिक सब न्यूट्रलाइज हो जाता है। और मान लीजिए हमको टोटल एसिड कितना लगा, टोटल अमाउंट ऑफ एसिड कितना लगा PML, मतलब जहां से हमने शुरू किया, एक तो हमने यहां से यहां तक का मान लिया M, यहां से यहां तक जो हमको लगा M ml वॉल्यूम, और यहां से टोटल अल्कनिटी जो मेजर अल्कनिटी थी उनको हटाने के लिए हमको वॉल्यूम लगा यहां से यहां तक T, ठीक है, P ml, ये हमने माना। अब बात आती है, अब पहले हम M और P में कुछ रिलेशंस पढ़ लेते हैं कि जैसे P वॉल्यूम जो है वो M के बराबर हो, मतलब जो ये P आपको दिख रहा है वो M दोनों बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ, P और M का वॉल्यूम, अभी तो यहाँ आपको दिख रहा है कि M इतना लगा कि 8.3 तक हमको M लगा, और 4.5 तक क्योंकि ज़्यादा लगेगा, बची अल्कनिटी जो हम न्यूट्रलाइज करेंगे उसके लिए हमको ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर दोनों बराबर दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ओनली कॉस्टिक अल्कनिटी इज प्रेजेंट एंड कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आर एब्सेंट। मतलब ऐसा हुआ क्या कि सिर्फ OH माइनस, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ OH माइनस कॉस्टिक अल्कनिटी प्रेजेंट थी जो 8.3 तक कंप्लीट हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई। अब हमको आगे न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई अल्कनिटी बची नहीं, तो इसलिए M जितना रहेगा वहीं पे P आके खत्म हो जाएगा, आगे हमको कोई न्यूट्रलाइजेशन करना नहीं है, इसलिए M और P बराबर आपको उस केस में दिखेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें M आपको अगर 0 दिखे, M जो है वो आपको 0 दिखे, M रहे ही ना, सीधे हमको P वॉल्यूम मिल रहा है, मतलब कि आपके पास OH माइनस नहीं था जिसको हमको न्यूट्रलाइज करना पड़े, और इसी रेंज में आधा कार्बोनेट भी तो न्यूट्रलाइज होता है। इसका मतलब क्यों हमको M जरूरत नहीं पड़ रही है, ना उसमें कॉस्टिक अल्कनिटी है ना ही उसमें कार्बोनेट अल्कनिटी है, बचा क्या, बाइकार्बोनेट अल्कनिटी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अगर M 0 के बराबर है तो सिर्फ बाइकार्बोनेट अल्कनिटी प्रेजेंट है, इसका मतलब, और कार्बोनेट और कॉस्टिक अल्कनिटी एकदम यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा केस। अब बात करें
कि m जो हो वो p/2 का हाफ हो, m जो हो वो जो p मिल रहा है उसका हाफ करें, उसके हाफ के बराबर हो। इसका मतलब कि आधा न्यूट्रलाइजेशन यहाँ हुआ और आधा यहाँ पे हुआ, ये भी m हुआ, और अगर इधर देखें तो ये भी m के बराबर हो। मतलब p का हम हाफ करें वही m के बराबर हो जाए। इसका मतलब हाफ न्यूट्रलाइजेशन यहाँ हो रहा है, हाफ न्यूट्रलाइजेशन यहाँ हो रहा है। और ऐसा कब हो सकता है? सिर्फ एक केस में, कि आपके पास सिर्फ कार्बोनेट एल्कनिटी हो जो हाफ यहाँ पे न्यूट्रलाइज होता है और हाफ यहाँ पे न्यूट्रलाइज होता है। अगर कॉस्टिक या फिर बाइकार्बोनेट होता तो कुछ डिफरेंस आता। अगर m p/2 के बराबर है, इसका मतलब आधा यहाँ पे ये कार्बोनेट एल्कनिटी यहाँ पे न्यूट्रलाइज हुआ, अब जो बचा आधा वो दूसरे रेंज में न्यूट्रलाइज हुआ। ठीक है, तो p अगर m जो है वो p/2 के बराबर है तो केवल कार्बोनेट एल्कनिटी प्रेजेंट है, बाकी कॉस्टिक और बाइकार्बोनेट एल्कनिटी एब्सेंट है। ये हो गया तीसरा केस। अब बात करें m अगर p/2 से बड़ा हो, p का हाफ करें और उससे बड़ा आपको m दिखे, तो इसका मतलब इस रेंज में आपको न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा दिख रहा है, तो मतलब कार्बोनेट था और कॉस्टिक एल्कनिटी भी था। और यहाँ पे क्योंकि कम हो रहा है तो इसका मतलब सिर्फ अगर बाइकार्बोनेट होता तो यहाँ भी कुछ आपको वैल्यू मिलती ज्यादा आधे कार्बोनेट के न्यूट्रलाइजेशन से, लेकिन आपको मिल क्या रहा है कि m हमारा बड़ा है। मतलब इसमें जो मतलब प्रीडोमिनेंट एल्कनिटी है वो क्या क्या है? एक तो कार्बोनेट है, दूसरा कॉस्टिक है। ठीक, क्या क्या है? कार्बोनेट एल्कनिटी और कॉस्टिक एल्कनिटी। क्योंकि ये दोनों प्रीडोमिनेंट है, ज़्यादा है, इसलिए आपको m की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है और बाकी स्टेज की वैल्यू थोड़ी सी कम मिल रही है। इसका मतलब जो बाइकार्बोनेट अगर होगा भी तो उतना ज़्यादा नहीं होगा, अमाउंट में उतना ज़्यादा नहीं होगा, नहीं तो इसकी इस तरफ रेंज की वैल्यू भी आपको ज़्यादा मिलती। ठीक है, फिर एक केस आता है m अगर p/2 से कम हो, मतलब यहाँ इस पीरियड में न्यूट्रलाइजेशन कम हो रहा है, इसमें ज़्यादा, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि कार्बोनेट तो रहेगा, और HCO3 माइनस का भी कंस्टिट्यूएंट जो रहेगा वो प्रीडोमिनेंट रहेगा। तो ऐसे केस में क्या हो गया? प्रीडोमिनेंट स्पीशीज क्या क्या हो गई? कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एल्कनिटी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो हम ये ग्राफ देख रहे हैं बार बार, और कह रहे हैं कि 8.3 तक जब पहुंचेगा ये इसका वैल्यू, इस सैंपल की जो एल्कनिटी है या इस पीएच स्केल पे जब ये 8.3 तक पहुंचेगा तब हमारा कार्बोनेट आधा और कॉस्टिक एल्कनिटी पूरा डिजॉल्व न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि 8.3 पे पहुंच गया है? या हम कह रहे हैं कि 4.5 पे कंप्लीट एल्कनिटी जो होगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, लेकिन हमको कैसे पता है कि ये 4.5 पे पहुंच गया है? तो इसके लिए क्या करते हैं? हम इंडिकेटर यूज करते हैं जो हमें बताता है कि अब हमारा रिएक्शन 8.3 पे पहुंच गया है पीएच वैल्यू पे, या अब हमारा रिएक्शन 4.5 पीएच वैल्यू पे पहुंच गया है। तो क्या क्या इंडिकेटर्स हैं? वो जो पहला फेज है, तो हम इसमें क्या करते हैं, फेनोल्फथालीन जो होता है एक इंडिकेटर हम यूज करते हैं। वाटर सैंपल में हमने फेनोल्फथालीन डाला, ठीक, इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर, इट इज बेसिक, ये नेचर में बेसिक होता है। इट वर्क्स इन पीएच रेंज ऑफ 10.3 to 8.6, ठीक, इस रेंज में ये वर्क करता है। इसका कलर जो होता है ओरिजिनली वो येलो होता है या फिर कलरलेस होता है। तो जब हमने वाटर सैंपल में इसको डाला जिसका पीएच जो है वो 8.3 है, उससे ज़्यादा है, तो इसका कलर क्या रहेगा? वाटर सैंपल में डाला येलो या फिर कलरलेस रहेगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी वर्किंग रेंज में पहुंचता है वो किस कलर में चेंज होता है? पिंक। तो उसका वर्किंग रेंज जो होता है वो लगभग 8.3 के आसपास ही होता है। तो जैसे 8.3 के आसपास पहुंचता है जो कलरलेस सैंपल था वो पिंक में चेंज हो जाएगा। तो हमको क्या पता चल जाएगा कि अब हमारा जो पीएच वैल्यू सैंपल का वो 8.3 पे पहुंच गया है। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट स्टेज की बात। दूसरे स्टेज की बात करें, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे, क्योंकि अब ये जो फेनोल्फथालीन था उसका रेंज बेसिक रेंज में ही वो काम करता है।
उसके बाद उसमें कोई चेंज आपको दिखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का। ठीक है, ये भी एक इंडिकेटर है, एसिडिक इंडिकेटर है, एसिडिक रेंज में काम करता है। रेंज क्या है, 2.8 टू 4.2। इसका ओरिजिनल कलर क्या है, ऑरेंज कलर का। ठीक है, और इन बेसिक रेंज इट टर्न्स येलो एंड रेड इन एसिडिक रेंज। रेड या फिर ऑरेंज होता क्या है, 8.3 पे जब हमने इसको डाला तो बेसिक रेंज में थे, तो उस समय इसका कलर क्या रहेगा, येलो रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अपने एसिडिक रेंज में पहुंचेगा, अपने वर्किंग रेंज में पहुंचता है, वो रेड या फिर ऑरेंज में चेंज हो जाता है। और वो रेंज क्या होती है, लगभग 4.5 के आसपास की। तो जैसे ही जो मिथाइल ऑरेंज है, जो हमने इसमें जब डाला तो ऑरेंज येलो कलर का था, लेकिन जैसे ही वो रेड या ऑरेंज कलर में चेंज होगा तो हमें पता चलेगा कि अब इस वाटर सैंपल का पीएच 4.5 पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये दो इंडिकेटर हम यूज करते हैं। इस पर भी क्वेश्चन खूब ढेर सारे पूछे जाते हैं, कैसे काम करते हैं वो भी हमने समझा। ठीक है, अब बात करते हैं हम मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की। किसकी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होता है, समझते हैं इसको। तो मोलैरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, एक लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी। और नॉर्मेलिटी क्या है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर, कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक लीटर सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में है। तो इसको समझते हैं पहले। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो जो वेट आपको दिया रहेगा, जो वेट या फिर मास, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जैसे किसी, मान लीजिए CaCO3 की ही बात कर रहे हैं, आपको बोला गया है कि आपके पास 100 ग्राम ऑफ CaCO3 है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा। तो मास हमको कितना दिया है, 100 ग्राम, उसको हमने यहां लिख लिया। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जो CaCO3 एक मोल है इसका, इसके वेट से इसको डिवाइड कर देंगे। CaCO3 का एक मोल का वेट क्या होता है, वो हमने कैलकुलेट किया था, कितना, 100 ग्राम। ये हमने कैलकुलेट किया था ना, कैल्शियम के लिए 40, कार्बन के लिए 12, ओ के लिए 16 इंटू 3, सब ऐड करके 100। तो इस तरह हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो एक लीटर सॉल्यूशन जो हमारे लिए यहाँ पे वाटर सैंपल है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे नॉर्मेलिटी की बात क्या है कि एक लीटर में कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम लोग अब समझ चुके हैं। ठीक है, क्या होता था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता था, गिवन वेट, कोई सोल्यूशन किसी सोल्यूशन में किसी सब्सटेंस का कितना वेट है, वो अगर हमें गिवन है, गिवन वेट, तो उसके वेट से हम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दें, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट वेट से, एक ही चीज़ है, ग्राम इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दें, तो हमको क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो एक लीटर में कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसी एलिमेंट या कंपाउंड के मौजूद हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी। जैसे एग्जाम्पल इनके देख लेते हैं कि कह रहा है कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इन 2000 लीटर। तो इस सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन बना, 2000 लीटर कोई सॉल्वेंट है, सोल्यूशन वाटर है, सैंपल है, उसमें हम 100 ग्राम CaCO3 अगर मिलाए, मिक्स करें, तो एक सैंपल जो हमको मिला उसमें उसकी मोलैरिटी क्या हुई, तो उसको कैसे करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स, वेट दिया है 100 ग्राम, वो हमने ये लिखा। उसके बाद क्या किया, उसके एक मोल के वेट से डिवाइड कर दिया। एक मोल CaCO3 का वेट होता है 100 ग्राम, तो 100 डिवाइड बाई 101 हो गया। और उसके बाद पर लीटर, कितने लीटर में, तो कितने लीटर है, 2000 लीटर, तो 1 डिवाइड बाई 2000 कितने वैल्यू आ गई, 5 इंटू 10⁻⁻4 मोलैरिटी एस CaCO ऑफ CaCO3। ठीक है, तो इस सोल्यूशन का मोलैरिटी हो गया 5 इंटू 10⁻⁴। ऐसे नॉर्मेलिटी की अगर बात करें, तो जैसे आपको दिया है कि 100 kg इन 5000 लीटर CaCO3 है, 5000 लीटर में 100 kg CaCO3 है, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या है इस सॉल्यूशन की जो हमको मिली। तो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम, गिवन वेट, गिवन वेट कितना है
100 kg, तो kg को हम ग्राम्स में चेंज कर लेंगे 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करके, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 हमने निकाला कितना 50, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद पर लीटर, लीटर कितना है अपने पास 5000 लीटर, तो 5000 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम 5000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 0.4 नॉर्मेलिटी CaCO3। तो जो सोल्यूशन मिला उसकी नॉर्मेलिटी क्या है 0.4 नॉर्मेलिटी का है ऑफ CaCO3, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एसिड हम यूज करते हैं टाइट्रेशन में कि एल्कलिनिटी निकालने के लिए, वो अक्सर जनरली जो हम यूज करते हैं वो किस नॉर्मेलिटी का यूज करते हैं, नॉर्मेलिटी अभी हमने पढ़ा। लेकिन जो हम नॉर्मेलिटी का एसिड यूज करते हैं टाइट्रेशन के लिए एल्कलिनिटी निकालने के लिए, वो रहता है लगभग 0.02 नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। H2SO4 आपको पता है कि एक एसिड है, लेकिन हम उसका कंसंट्रेशन वर्जन नहीं यूज करते कि कंसंट्रेट H2SO4 लाए उसको ड्रॉप करने लगे, हम उसको इस नॉर्मेलिटी का यूज करते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते, काफी डाइल्यूट कर लेते। अब ये नॉर्मेलिटी क्या है कि 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मौजूद हैं, तो उससे क्या होता है कि इसका कंसंट्रेशन काफी डाइल्यूट हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, होता क्या है कि अगर बहुत कंसंट्रेशन एसिड आप ले लिए और सैंपल आपके पास लिमिटेड आप सैंपल लिए, उसमें अब उसकी क्या है, इसमें एल्कलाइन सैंपल है, अब उसकी एसिडिटी आपको निकालना है, एल्कलिनिटी निकालना है, तो आपको वो ग्राफ याद होगा। ये ग्राफ क्या कर रहा है कि जैसे जैसे आप एसिड बढ़ाते जा रहे हैं इसकी एल्कलिनिटी धीरे धीरे गिरती जा रही है। लेकिन अगर वही कंसंट्रेटेड एसिड रहेगा तो जैसे ही आप पहला ही ड्रॉप लग गिरा है तो हो सकता है वो सडनली ड्रॉप हो जाए एल्कलिनिटी एकदम, आपको मेजरमेंट का टाइम ना मिले, आपको इंडिकेटर इंडिकेट ही ना कर पाए, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत हाई है और रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि डाइल्यूट एसिड का यूज करते हैं, डाइल्यूट उसको कम नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन यूज कर एसिड यूज करते हैं, ठीक है। तो जनरली जो हम यूज करते हैं वो 0.02 नॉर्मेलिटी का H2SO4 यूज करते हैं। अब होता क्या है कि अगर 1 ml एसिड यूज हो रहा है इस नॉर्मेलिटी का, क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 ml एसिड ऑफ दिस नॉर्मेलिटी यूज होता है, तब हमको पता चलता है कि 1 mg ऑफ एल्कलिनिटी है इसमें वाटर सैंपल में एज CaCO3, ठीक। मतलब अगर हमने एसिड ड्रॉप करना शुरू किया इस नॉर्मेलिटी का, तो 1 ml अगर एसिड यूज हुआ तो हम क्या कहते हैं कि जो वाटर सैंपल था उसमें जो एल्कलिनिटी थी एज CaCO3 वो कितनी थी 1 मिलीग्राम, ठीक है। ये बता रहे हैं कि 1 मिलीग्राम एल्कलिनिटी थी एज CaCO3, ठीक है। कब बात हो रही है, जब 1 ml यूज हुआ, ठीक है। अब ऐसा हम कैसे कह पा रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि इस नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन तो देखा है कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, ठीक है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक नॉर्मेलिटी का कोई सोल्यूशन है, ठीक है, एक नॉर्मेलिटी का कोई सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि उस सोल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसी चीज का है जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं, उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है इतने में 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में, मतलब जिस सॉल्वेंट में हम इसकी बात कर रहे हैं सब्सटेंस की, वो कितना है 1 लीटर में, उसके 1 लीटर में 1 ग्राम मौजूद, 1 ग्राम इक्विवेलेंट उसका मौजूद है। तब उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं कि ये सोल्यूशन जो है 1 नॉर्मेलिटी है ऑफ दैट समथिंग। इस जिस समथिंग हम बात कर रहे हैं वो इस सोल्यूशन में उसकी नॉर्मेलिटी क्या है 1 नॉर्मेलिटी है, जब वो 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में 1 ग्राम इक्विवेलेंट मौजूद है, ठीक है। तो 0.02 नॉर्मेलिटी का मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर वाटर में या सॉल्वेंट में कितना मौजूद है, ये 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट। इसका कहने का मतलब ये है। तो आप समझ में आ रहा होगा कि कितना डाइल्यूट करके हम एसिड को यूज कर रहे हैं कि अगर वाटर है, मान लीजिए सॉल्वेंट हमारा, तो 1 लीटर वाटर में 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट उसका हम H2SO4 यूज कर रहे हैं उसमें, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट करके यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है कि इस नॉर्मेलिटी का एसिड हम न्यूट्रलाइज करने के लिए, एल्कलिनिटी निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि 100 ml, एक लीटर मतलब 1000 ml, ठीक, 1000 ml में कितना है
0.02 ग्राम ऑफ H2SO4, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। तो अगर 1 ml की बात करें, ये जो हम कह रहे हैं कि अगर 1 ml यूज हो रहा है इस नॉर्मेलिटी का H2SO4, तो जो एल्कलिनिटी कितनी हुई, 1 मिलीग्राम एल्कलिनिटी हुई एफ एक्सप्रेस एज CaCO3 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट में, ठीक। तो 1000 में 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, तो 1 ml में कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमने मैथ में बहुत छोटी छोटी क्लासों में पढ़े होंगे, जब वैल्यू घटती है तो इससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो 0.02 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। 1000 में 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, तो 1 ml में 0.02 डिवाइड बाई 1000 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व किए तो 1 ml में हमको मिल गया कितना, 2 × 10⁻⁵ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, ठीक है। तो 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम इक्विवेलेंट हुआ H2SO4 का, 2 × 10⁻⁵। अब जो हम बात कर रहे थे एल्कलिनिटी मिलती कितनी, 1 ml में 1 मिलीग्राम ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। कैसे, 1 मिलीग्राम मिल रहा है, मतलब ये क्या है हमारे लिए, गिवन वेट है, गिवन वेट है हमारे लिए, कितना, 1 मिलीग्राम, ठीक है। अब इसको हम अगर निकालना चाहें कि कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हैं इसमें CaCO3 के, तो हम कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट कंपाउंड। तो यहाँ पे गिवन वेट कितना है, 1 mg है, यहाँ पे गिवन वेट कितना है, 1 mg है, और इक्विवेलेंट ऑफ दैट कंपाउंड सब्सटेंस, किस सब्सटेंस बात कर रहे हैं, CaCO3 की, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 50, 100/2 करते हैं ना हम, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, तो 1/50। अब ये क्योंकि 1 मिलीग्राम में है तो इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम ग्राम में चेंज कर लेंगे क्योंकि सबको ग्राम में रखना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिला HCaCO3, 2 × 10⁻⁻⁴ ग्राम ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। तो देखिए जब 1 ml इस नॉर्मेलिटी का H2SO4 यूज कर रहे हैं तो हमको कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिल रहे हैं, 2 × 10⁻⁵ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। तो हमको एल्कलिनिटी जो मिल रही है वो भी 2 × 10⁻⁵ ग्राम ऑफ CaCO3 मिल रही, ठीक। तो इससे एक बार ये भी फिर से प्रूफ हो गया, क्या चीज, कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग, ठीक। या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग will react with 1 gram equivalent of any other thing, then the final product will be 1 gram equivalent of something else, ठीक है। तो ये बात हुई एल्कलिनिटी की, ठीक है। अब यहाँ पे ये खत्म होता है। इस पर अगर आपको कुछ क्वेश्चंस भी लगाने होंगे, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने होंगे, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो वो भी करा दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे एल्कलिनिटी खत्म होती है। हाँ, ऐसी कुछ एक्सेप्टेबल लिमिट है वो देख लीजिए। जो ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड की बात करें तो जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है एल्कलिनिटी की, 1 लीटर में 200 मिलीग्राम लीटर ही उसमें परमिसिबल होता है। लेकिन कॉज फॉर रिजेक्शन मतलब कि अगर इस वैल्यू पे आ गया, इस पे तो क्या हुआ कि ये एक्सेप्टेबल लिमिट है, कि पीने के अगर पानी है तो ये एक्सेप्टेबल लिमिट है, इतने तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन कई केस ऐसे कारण ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी मजबूरी हो सकती है, तो उस केस में हम इस वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी केस में हम 600 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर का वाटर ड्रिंकिंग के लिए, कंज्यूम करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हुई एल्कलिनिटी की। यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। और कोई टॉपिक आपको समझना होगा, जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।